नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश पाटीदार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट डीप टॉक विद नीलेश में, जहां हम बात करते हैं एकता, समाज और बदलते भारत की। आज का जो विशेष एपिसोड है हमारा, इसके विशेष अतिथि हैं दिनेश जी पाटीदार, जो कि पाटीदार समाज जिला संगठन के अध्यक्ष हैं, जो और साथ में आप गुजरात पाटीदार समाज संगठन के एक सदस्य भी है, जो निरंतर समाज के विकास, एकता और उसे नई दिशा देने में कार्यरत है। आज हम जानेंगे पाटीदार समाज संगठन किन चुनौतियों और किन अवसरों के बीच खड़ा है और आने वाले समय में इसकी क्या दिशा रहेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारे इस एपिसोड में बहुत आपका। बहुत धन्यवाद आप। सर, अध्यक्ष होना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। सामाजिक जन से अध्यक्ष के पद पर आना, ये आखिर कहानी शुरू कहाँ से हुई? देखिए नीरज जी, अपना सामाजिक कार्य में आने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को एक अध्यक्ष नहीं मानना चाहिए। जी क्योंकि समाज में काम करने वाले हम लोग बहुत सारी चुनौतियों से निकल के आते हैं। जी समाज में हमेशा एक सेवक के रूप में अगर हम लोग काम करेंगे, तभी हम समाज में आगे बढ़ पाएंगे और समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि हम अपने आप को मान लें कि मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, तो हम लोग फिर समाज में काम नहीं कर सकते। इसलिए समाज में आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारी शुरुआत स्वयं से होना पड़ती है। जी जी और सबसे पहले बदलाव हम खुद में चाहिए, और उसके बाद में हमें समाज के बारे में आगे बात करना चाहिए। जी जी जब आप अध्यक्ष पद पे चुने गए, तब क्या आपके मन में कोई ऐसा सवाल था या कोई ऐसी दिमाग में ऐसी कोई सोच थी कि मैं अगर अध्यक्ष बन गया तो मैं समाज के लिए सबसे पहला काम ये करूंगा? देखिए, मैं सबसे पहले जब जब छोटा था, जी तब जहाँ समाज के कार्यक्रम होते थे, जैसे कि सामूहिक सम्मेलन, बड़े बड़े जो मंच समाज के होते थे, जी तो मेरे मन में भी एक ललक थी कि यार कम से कम मैं भी इस मंच पे कभी न कभी मैं भी बैठ, जी मैं भी समाज के लिए कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना जो आज हमारा समाज कर रहा है, उसमें मैं भी उसका भागीदार होके कम से कम समाज के लिए खड़े होके समाज के साथ चलूं। साथ चलो। और सबसे पहले मेरा सपना था कि यार कम से कम जो बड़े मंच है, वहां से भी हमको भी कोई अपने नाम से बुलाए। जी ये मेरा सबसे बचपन से ही शौक था। तो उसी चुनौतियों को साथ में लेकर मैं सबसे पहले 2016 में पाटीदार समाज का तहसील का अध्यक्ष बना। जी उसके बाद में फिर अगले वर्ष में 3 साल तक मैंने तहसील अध्यक्ष के पद पे काम किया। जी हमने सामूहिक सम्मेलन, रचनात्मक कार्यक्रम बहुत सारे हमारे तहसील में आयोजित जी किए। उसके बाद में फिर हम धीरे-धीरे 3 साल जब मेरा तहसील अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद में मैं जिले के लिए जिला अध्यक्ष के दायित्व निर्विरोध चुना गया। जी और 3 साल का मेरा कार्यकाल होने के पश्चात समाज ने मुझे पुनः जिले की दोबारा अध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी दी। जी जी इतने सालों का जो आपका कार्यकाल रहा है, अभी तक जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिखाई दी समाज में? समाज में देखिए, वैसे तो पाटीदार समाज हमारा एक बड़ा संस्कृति से परिपूर्ण समाज है। जी वैसे चुनौतियाँ तो समाज में कुछ मुझे नहीं लगता है कि कोई चुनौती हमारे सामने है, जी लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते हैं और समय की एक मांग रहती है कि कुछ बदलाव हमारे समाज में भी हम लोगों को चाहिए। जी और खास करके हमारे युवाओं के सामने तो बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी रहती हैं। कहते हैं ना कि जो हमारे जो सपने होते हैं, जो हमारे पूर्वजों के जो सपने हैं, उनको अगर पूरा करता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी के जो युवा है, वही उन चुनौतियों को पूरा कर सकते हैं और उन्हीं सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन समाज में हर व्यक्ति को कम से कम थोड़ा समय निकालना चाहिए, तभी हम सारी चुनौतियों से लड़ सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बोला, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं न कहीं वो समाज के संस्कारों से, रीति-रिवाज़ों से दूर भाग रही है? नहीं, ऐसा नहीं। समाज में हर युवा चुनौतियों का सामना तो कर रहा है। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, जी, किसी भी समाज में चले जाओ, चुनौतियाँ तो हर व्यक्ति के सामने खड़ी हैं। लेकिन चुनौतियों से भागना और उसको चैलेंज के रूप में लेना और उन चुनौतियों का सामना करते हुए आज हमारा युवा काफ़ी आगे निकला है। लेकिन आपने देखा होगा कि जहाँ उन्नति और विकास होता है, वहाँ कहीं न कहीं बुराइयाँ ज़रूर आती हैं। जी, और आज हमारे खास करके युवाओं से तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो कहते हैं ना कि सामने हो मंजिल तो राहें न मोड़ना, मन में हो ख्वाब उसे न तोड़ना। जी, हर पथ पर मिलेगी तुम्हें कामयाबी, पर सितारों को छूना है तो ज़मीन मत छोड़ना। सबसे पहले हमें युवाओं को कहना चाहूँगा कि यार कम से कम हमें हमारी हैसियत, हमारे पूर्वजों की जो संस्कृति, जो सभ्यता है, हमें उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको चाहिए कि मैं कौन हूँ? सबसे पहले यदि युवाओं को पता चल गया कि मैं पाटीदार समाज से हूँ,
मेरे पूर्वजों की ऐसी एक ऐसी संस्कृति की मेरे ऊपर देन है कि उसको मुझे आगे बढ़ाना है, तो युवा उससे आराम से उस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो हमारे समाज में हमको देखने को मिलती है? सबसे अच्छी बात हमारे समाज में हमको देखने को मिली है कि एक पाटीदार समाज की एक ब्रांड है, और वो है हमारे पूर्वजों की देन। जी, जहाँ हम खड़े होके बोल देते कि यार मैं पाटीदार समाज से हूँ, तो आँख बंद करके कोई भी इस पाटीदार समाज के प्रत्येक युवा पे, प्रत्येक व्यक्ति पे आज विश्वास करने को तैयार है। फील्ड में बना-बनाया ब्रांड हमको पाटीदार का मिला है, बिल्कुल सिर्फ मिला है। हमको आगे बढ़ाने की उसको जी, जी। ज़रूरत है, और उसके लिए खास करके युवाओं को आगे आना चाहिए। जी, जी। और युवाओं के लिए तो बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आज हमारे युवा शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए हैं, जी, आज हमारे युवा उद्योग में आगे हैं। ऐसा कौन-सा भी व्यवसाय हमारा आज वंचित नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, जिसमें पाटीदार समाज के युवा नहीं हैं, बिल्कुल। और पूरी चुनौतियों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछूँगा आपसे कि जो समाज है, चाहे वो पाटीदार समाज हो या कोई अदर समाज हो, एकता बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? देखिए, पाटीदार समाज हो या कोई भी समाज हो, सबसे पहले एकता बनाने के लिए हमको खुद के परिवार से शुरुआत करना पड़ेगी। जी, हमें सबसे पहले हमारे भाइयों में, हमारे परिवार में हम कैसे एकता बना सकते हैं, कैसे सबको एक धागे के रूप में काम कर कर मोतियों के तरह उनको पिरो के रख सकते हैं, ये हमको पहले सीखना पड़ेगा। जी, यदि हम अपने परिवार को भी एक नहीं रख सकते, हम अपने भाइयों में तालमेल नहीं बिठा सकते, जी, और हम समाज के मंच पे खड़े होके हम बड़ी-बड़ी बातें कर लें, तो उससे समाज का उद्धार होने वाला नहीं। हमको शुरुआत अपने आप से करना पड़ेगी। हमको शुरुआत हमारे परिवार से करना पड़ेगी, हमको शुरुआत अपने गाँव से करना पड़ेगी, और हमको शुरुआत अपने समाज से करना पड़ेगी, और हमको सब समाज के साथ रह के कैसे अच्छे विचारों को दूसरे समाज से हमको ग्रहण करना है, जी, और कैसे हमारी समाज की छोटी-मोटी कोई अव्यवस्था तो उसको कैसे ठीक करना है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने की आज आवश्यकता नहीं। छोटे-छोटे काम से हमको समाज के सुधार काम से हमको आगे बढ़ना चाहिए, और छोटे से ही शुरुआत अगर होगी तो मजबूती से हम आगे से लड़ सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, महिलाओं की भूमिका और भागीदारी के लिए समाज क्या बदलाव कर रहा है? देखिए, पाटीदार समाज में तो अगर ये कह सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा अगर भूमिका किसी की है तो महिलाओं की। पाटीदार समाज की प्रत्येक महिला जो आज तक है, वो कम से कम सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक हमारे पाटीदार समाज की महिला काम करती जी, है। समाज में सबसे ज़्यादा भूमिका महिलाओं की आती है, और ऊपर वाले का एक वरदान भी है, जिसको मातृशक्ति कहते हैं। महिलाओं को समाज सुधार के लिए भी आगे आना चाहिए। हमारे जो बहनें हैं, जो पढ़ी-लिखी हैं, जिनमें कुछ परिवर्तन करने की क्षमता है, उन बहनों को समाज में आगे आना चाहिए। जैसे समाज की जहाँ जाजम होती है, महिलाओं की भूमिका कम देखने को मिलती है। लेकिन आपने देखा होगा कि यदि 10 पुरुष बैठे हुए हैं, और वहाँ पे 2 महिला आके यदि बैठ जाती है उस जाजम पर, तो महिलाओं के साथ-साथ पूरा जो चौपाल रहता है, वो पूरा उसी वातावरण में रहता है जिस प्रकार से हमको संस्कृति को आगे बढ़ाना है। सारे के सुर बदल जाएँगे महिला आने पर, बोलने में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जी, हर बात को बिल्कुल नाप-तोल के बोलना पड़ेगा। तो महिलाओं की भूमिका समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। और ख़ास करके हमारी पढ़ी-लिखी बहना जो आजकल सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि हम लोग कम से कम जीवन में जितना हमको समय मिले, जितना हम अच्छा कर सकते हैं, उतना हमको समाज के लिए करना चाहिए। हम ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, ज़्यादा आगे नहीं कर चल सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। जो हमें ब्रांड मिली है उसके लिए कुछ तो कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे माता-पिताओं ने जो संस्कृत दी हम कुछ तो कर सकते हैं, नहीं आगे बढ़ा सकते तो उसको टिका के तो रख सकते हैं। सही बात। और मैं तो बहनों को भी कहना चाहूँगा कि यदि आपकी भूमिका समाज में नहीं रही, तो समाज गति तो करेगा लेकिन बहुत धीरे तरह से गति करेगा। इसलिए बहनें यदि हमारी आगे आ जाएगी समाज में, तो महिलाओं की भूमिका आप देखिए हर जगह बहुत महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में, जी, और पाटीदार समाज में विशेषकर महिलाओं की भूमिका है। बिल्कुल। अच्छा, आप समाज में हर छोटे से बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, तो ऐसी कोई-सी कुरीति या ऐसा कोई-सा रीति-रिवाज जिसमें परिवर्तन करने की हमें ज़रूरत है? सबसे पहले परिवर्तन की तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे युवाओं को थोड़ा-सा परिवर्तन करने की आवश्यकता जी, है।
जिस मैं अपनी बात करता हूँ, समाज में मैं खुल के बात करता हूँ। जी इसलिए खुल के बात करता हूँ कि यार कि जब मैं अध्यक्ष पद पे दायित्व पे हूँ, तो मैं खुल कर बात करूँगा और खुल के बोलूँगा। जी और अभी वर्तमान में जो प्रचलन हमारे समाज में आ रहा है, या सब समाज में आ रहा है, और जो मुझे देखने को मिला है, जो जन्मदिन मनाने के जो तरीके हम लोग युवाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जी और उनके जो तरीके जो संस्कृति से हटके हो रहे हैं, जी जहाँ शादियाँ एक मनोरंजन के रूप में ली जा रही, जहाँ रीति रिवाज, जहाँ संस्कृति को आगे रखना चाहिए, वहाँ हम लोग सिर्फ मनोरंजन को आगे रख रहे हैं। जी तो ये कहीं ना कहीं समाज में गलत हो रहा है, गलत हो रहा और इसको हमको बदलना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में बदलना पड़ेगा। और हम सबको नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। है। जी मैं हर बार कहता हूँ आप इस बात को, क्या कम से कम कुछ तो करें। हम 100 लोगों में बात करेंगे तो कम से कम एक तो मानेगा, और जब एक मानेगा तो हमारा करना सार्थक होगा। सार्थक हो। और एक से एक दो तो होंगे, बिल्कुल। 2 से कभी 4 भी होंगे। और फिर कहना चाहूँगा मैं कि यार कि हम लोग देखते हैं कई बार रात को 11-12 बजे हम कहीं बाहर से आते हैं, तो मैंने देखा है, महसूस भी किया है कि सड़कों पे किस प्रकार से युवा गाड़ियों पे केक रख के काटते हैं, किस प्रकार से उसको उसको एंजॉय करते हैं, उस जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं किसी जी प्रकार से। और यदि थोड़ा सा हम लोग खड़े रह के उसको विचार कर ले कि इनके माता पिता और इनका अगर ये सोचे हम लोग, तो हमको वहाँ दुख होता है। और कई बार रास्ते में रात को आते आते कई बार दुर्घटना भी घटित हो जाती है, ये भी हमारे सामने है। और हम तो हिंदू संस्कृति के लोग हैं ना, हम लोग जी तो मुर्दे को भी रात जी में जी जलाते जी हैं, जी तो हमें जन्मदिन रात में क्यों मनाते हैं? सही बात। मैं कोई संस्कृति का, मैं कोई आध्यात्मिक रूप से, या मैं कोई शास्त्र का जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना तो पता है ना हमको कि हम रात को भी मुर्दे को नहीं जलाते, हम संस्कृति को मानते हैं। फिर हम मोमबत्ती जलाए कि मोमबत्ती बुझाए? हमारे जीवन में हम लोग प्रकाश लाए कि अंधेरा अपनाए? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये प्रचलन हम लोग को यदि नहीं रोका तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सही एक बात। 2 साल का बालक और 10 साल तक वो तो आपके बीच में वो जन्मदिन मनाएगा, आपकी बात बराबर मानेगा। 10 साल से ऊपर 20 साल तक बच्चा का जन्मदिन मनाएगा, आपसे थोड़ा ही पूछेगा वो, और उसकी मन पसंदीदा चीज बुलाएगा। और जब जैसे 20 साल का वो आपकी एक भी बात नहीं मानेगा, उसी के हिसाब से अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ वो कहीं भी जाके पार्टियां करेगा और जन्मदिन को सेलिब्रेट करेगा। और घर आते आते भगवान न करे किसी के साथ, बहुत सारे के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि जो हम उस पर कल्पना नहीं कर सकते, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तो सब लोगों से निवेदन है कि हम लोग कोई भी नए रीति रिवाज को संस्कृति से जोड़ के रखें। दिए जलाएं, मंदिर में जाएं, अपनों के बीच भजन कीर्तन करें, गौशाला जाके गायों को चारा डालें। इस प्रकार से हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी के जो नए जन्मदिन हैं, देखिए पहले भी 100 साल जिए हमारे पूर्वज, उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, बिल्कुल कभी कोई शादी की सालगिरह नहीं मनाई, लेकिन रिश्ते अटूट रहे उन लोगों के। बिल्कुल। आज हम शादी की सालगिरह भी मना रहे हैं, जन्मदिन भी मना रहे हैं। क्या हो रहा है आप देख ही रहे हो, कितने रिश्ते ये पहले कोई कैसे भी जोड़ी रहती थी, जी चाहे पति लंबा हो पत्नी छोटी हो, कोई काले गोरे हो, जी उसके बाद भी अटूट रिश्ते चले। तो हम संस्कृति से हमको विचार तो करना पड़ेगा, हमको शाम को घर आने के बाद सोचना तो पड़ेगा कि हम लोग आखिर इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है, और हमको उसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है। और इसके लिए हमारे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, जी सबको खड़ा होना पड़ेगा, और खास करके युवाओं को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए हमको कभी कभी आलोचनाएं भी सुनना पड़ती है, वो तो स्वाभाविक है कि समाज में आपको काम करना है तो बुराई तो आपको लेना पड़ेगी। और इतिहास हमारे सामने गवाह है कि जहाँ महाभारत में पुत्र मोह अगर धृतराष्ट्र के सामने आया था, तो उस परिवार का विनाश ही हुआ। विनाश ही हुआ है। इसलिए किसी भी चीज से हम सत्य कहने से हम चुके नहीं, क्योंकि सभा में कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे विद्वान बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ चुप थे वो। जी तो उसको हमने देखा है, उस संस्कृति को बच्चों को दिखाना चाहिए हमको, कि किसी भी मोह माया में आके, किसी के भी इसमें आके हम लोग विचलित ना हो, सही को सही कहना पड़ेगा आपको। और भले कोई नहीं कहे, हम एडजस्ट नहीं कर सकते, कम से कम मैं तो एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो जहाँ जो लगेगा मुझे बताना ही पड़ेगा।
और कई जगह हम इसी में आलोचनाओं के भागीदार भी बनते बिल्कुल बनते होंगे। हैं। अच्छा, एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि हमारे जो समाज के युवा हैं वो पढ़ने के लिए इंदौर जाते हैं, कोटा जाते हैं या कई बाहर जाते हैं, अपने गांव शहर से दूर जाते हैं। वहां जाकर वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं और गलत कार्य कर बैठते हैं और घर पे आके घर वालों के जो पुख्ता जमीनें बेचनी पड़ती है। ऐसे लोगों मतलब ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का प्रशिक्षण होना चाहिए। एक किसी को अपन गाड़ी अगर सौंपते हैं तो उसको कम से कम 10-15 दिन उसको हम ट्रेनिंग देते हैं बिल्कुल। कि कैसे चलाना है उसको। लेकिन जीवन चलाने के लिए बच्चे को हम बाहर भेज देते हैं और उसको मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, या उसको कोई परस्पर उससे ऐसा मित्रता व्यवहार आपको करना पड़ेगा कि किसी भी परिस्थिति अगर उसके साथ घटना हो गई या कोई भी बात हो गई तो वो हमको आके खुला बता दे। यदि ऐसा हम लोगों ने व्यवहार नहीं किया, कई बार हमने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियो कॉल आती है। मैंने मैंने छुड़ा है कई कई लड़कों को इस परेशानियों से। जी। उस गलती उन युवाओं को नहीं होती। वो उस वीडियो कॉल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहीं से फोटो अटैच होता है, जी। ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है जी। और फिर वो उस डिप्रेशन में जाते हैं। जब कहीं से मदद नहीं मिलती, जब बदनामी की अंतिम सांस उनके पास आती है कि यार अब मुझे बदनाम हो जाऊंगा, मेरा परिवार बदनाम हो जाएगा, मेरे माता पिता का सपने टूट जाएगा, फिर वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। और ये किस्से बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रयास यही करें कि कोई भी डिप्रेशन में बच्चा नहीं जाए। गलती सबसे होती है, गलती आज के जमाने में किससे नहीं वो होती, सबसे होती लेकिन उस हर चीज का सुधार है, वरना कोई हल नहीं है, कोई अंतिम रास्ता मरना नहीं है। लेकिन युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा। हम लोगों को समाज में युवाओं को कार्यशाला लगाकर बताना पड़ेगा। बाहर की दुनिया आपको नहीं बताएगी क्या अच्छा है क्या गलत है। हमको हमारे परिवार वाले बताएंगे, हमारे माता पिता बताएंगे, हमारे दादा दादी बताएंगे कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। और उनके पास बैठना पड़ेगा और उनसे सीखना पड़ेगा। बाहर की दुनिया आपको नहीं बताएगी क्या अच्छा है क्या गलत है। बाहर की दुनिया ये बताएगी उनके लिए क्या अच्छा है और उनके लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो, ये बाहर की दुनिया आपको बताएगी। है। बिल्कुल सही है। बाकी आपके परिवार ही आपको बताएगा सही ये है गलत ये है। गड़बड़ तो सुनना पड़ेगी। जी। हमारे पिताजी कोई भी बात हमको बताते ना, लेकिन वो सूरज की तरह बताते। सूरज की तीखी धूप तो लगती है हमको, लेकिन आप बताओ यदि एक दिन सूरज नहीं आए तो जीवन में अंधेरा रहता है। इसलिए एक पिता की जो जो परिदृश्य रहता है, जो पिता का जो व्यवहार रहता है, वो सूरज की भांति होता। तपत तो पसीना तो होता हमको, लेकिन शरीर के लिए फायदेमंद होता है, हमारे जीवन के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए परिवार के बीच हमको रहना पड़ेगा। अब क्या हो गया, पहले पहले कहते थे हम कि हम दो हमारे दो, आज कह रहे एक शहर का बच्चा एक ही अच्छा है। आप बताओ परिवार कहाँ जाएंगे। पहले हम परिवार दो दो तीन तीन भाई रहा करते थे, परिवार बड़े बड़े हुआ करते थे, एक चूल्हे पे सबके खाने बनते। आज के एक बालक, वो भी आपका बाहर। तो इस परिस्थिति में हमको समझना पड़ेगा, युवाओं को सही रास्ते पे लाना पड़ेगा। और आज के समय में युवा अच्छे भी, ऐसी बात नहीं कि सब भटक रहे, जी। लेकिन बाहर के प्रदेश में कुछ हवा तो लगती है। जी। और उस हवा में यदि वो उसको समय पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो परिणाम भी हम लोगों को करने के लिए तैयार है। अच्छा, ऐसे केस भी हमें समाज में देखने को मिलते हैं कि ये हमारी जो समाज की युवतियां हैं वो अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने परिवार से मुंह मोड़ लेती है और आगे जब वो परिवार से रिश्ता तोड़ लेती है और बाद में जब उसको पछतावा होता है तब समझ में आता है। तो ऐसी युवतियों को भी तो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को समझना पड़ेगा जी। कि जो अपने परिवार की नहीं हुई वो आपकी भी कभी नहीं होगी। जी। और खास करके जो अपनी माता पिता की देहरी को लांग के जाती है, उसमें 99% मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूँ कि सारे दुख उठा रही है, सारे पछतावा के रूप में है, लेकिन अब वो न घर की न घाट। इसलिए परिवार के बीच रहें। देखो, जीवन में केवल प्रेम ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा हम लोगों के बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे फर्ज ऐसे हैं जिनको हमें पूरा करना है। जी। ये एक हल नहीं है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं कि सिर्फ हमको और मैं तो हमारा हमेशा सरकारों से भी कहता हूँ और हमारे जो जनप्रतिनिधि उनसे भी कहता हूँ और सभी सभी लोगों से कहता हूँ, मैंने कहा यार आप लोग प्रयास करो, ऊपर तक बात रखो
और कम से कम 18 साल के बाद भी माता पिता का अधिकार लागू होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत सारे विधायक सांसद चुन के जाते हैं, बहुत सारे कानून नियम भी बनते हैं, आप और हम टीवी में देखते ही हैं। जी। कभी किसी ने भी इस बात की तो ध्यान दिया? नहीं दिया। तो इसका रीजन भी समझना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे सुधरे, कोई नहीं चाहता कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। अगर होता तो आप बताओ मुझे, देश की आजादी होने के बाद नशीले चीजें और बीड़ी तंबाकू जैसे कोई भी पदार्थ जी बंद हो जाते ना? बिल्कुल लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। नहीं गया। इतने इतने थानों में आके बहनें माता पिता को पहचानने से इनकार कर देती। क्या परिदृश्य होता है आप बताओ? जिनको 9 महीने कोख में रखकर 18 साल 20 साल की करते हैं और थाने में आके अगर मना कर देती है, जी वो परिदृश्य क्या होता है? ये क्या ये बातें हमारे हमारे जनप्रतिनिधि को पता नहीं है? सबको पता है। सबको पता है। चलो मैं तो सबसे कहता हूँ, जो सरकार में रहता है वो तो सरकार के अनुरूप चलता है, वो बात नहीं रख सकता खुल के। विपक्ष तो रखी। सही बात है, विपक्ष तो रख सकता है। अरे हमें पता है कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कहो तो सही। आप जब चुन के जाते हो तो जब गली गली जाके हम हाथ जोड़ते हैं, हर बात के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने तो कई बार सभी जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा आप एक बार तो बोलो कि ऐसा कानून बने कि 18 साल के होने के बाद भी माता पिता का कोई घर अनाथ आश्रम नहीं है, जो आप जैसे ही बालिग हुए और आपके सारे अधिकार मिले। कुछ अधिकारों में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कई युवाओं को अधिकार का हनन होना चाहिए युवाओं का अधिकार, कभी अपना अपने अपने अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन हम प्यार करें तो हम प्रेम करें तो कम से कम माता पिता के अनुसार प्रेम करें। सही बात। प्यार करना गुनाह नहीं है, प्रेम करना गुनाह नहीं, लेकिन हमारे परिवार के हिसाब से हम लोग प्रेम करें। जी इसलिए इस पे कानून बनना चाहिए बिल्कुल कि 18 साल के बाद भी माता पिता की अनिवार्यता लागू हो, और खास करके शादी में। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, भले जैसा चल रहा वैसा चले, लेकिन इस चीज पे लगाम लगेगी। सही बात। और खास करके ये मध्यम वर्गों को इस चीज की आवश्यकता है। देखिए पैसे वालों की समाज को चिंता नहीं है, क्योंकि वो खुद पैसे वाले, उनके सारे काम हो जाएंगे। जी गरीबों की हिम्मत नहीं होती है, और मध्यम वर्गों को फुर्सत नहीं समाज के लिए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे 10 काम बाद में करेंगे, जनप्रतिनिधि पहले बिठा के कहो साहब आप संसद में बोलो तो सही, विधानसभा में बोलो तो सही, सही बात। कि कम से कम ऐसा कानून हम लोग पास करें कि माता पिता का अनिवार्यता लागू हो। बिल्कुल सही बात। अच्छा, समाज के हर वर्ग की कोई ऐसी सलाह जो आप देना चाहें? हर वर्ग मतलब बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो या जवान हो, कोई ऐसी सलाह जो उनको समझना चाहिए, जानना चाहिए? देखो, जो हवा चल रही है वो सभी समाज को लगती है। जी हम ये नहीं सोचे कि यार कि जो हम में बीत रही है दूसरे समाज में नहीं बीत रही, सब में बीत रही। आप किसी भी समाज में जाके पूछना, ऐसी घटनाएं होती तो तकलीफ सबको होती। इसलिए इन कामों की तरफ तो सब समाज को एकजुट होकर एक जाजम पे एक बात करना चाहिए। सही बात। और कम से कम जब सब समाज बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आएगा। इसके लिए हमने कई बार जन जागृति अभियान भी निकाले। जी हमने कोरोना काल में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रथ यात्रा के माध्यम से हमने जन जागृति अभियान भी निकाले। हमने महाधिवेशन करके, जहाँ पाटीदारों का पूरा 2 लाख पाटीदार संख्या में एकत्रित हुए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हुए है ना, बहुत बड़ा था। 11,500 ट्रैक्टर लेके पाटीदार समाज एकत्रित हुआ था। जी जी हमने उसमें भी मांग रखी थी कि साहब आप कम से कम माता पिता की अनिवार्यता लागू करो। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर आएगा, और युवाओं को भी समझना चाहिए और बहनों को भी समझना चाहिए। और नहीं समझेंगे तो परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आने वाले वर्षों में आप समाज को कहाँ देखते हैं? आने वाले वर्षों में हमारा समाज तो वैसे ही बहुत तरक्की पर है, और आने वाले कुछ समय में और जितने हमारे युवा हैं वो सारे उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं, और भविष्य सभी का उज्जवल होगा, और समाज सक्षम भी हुआ है, समृद्ध भी बना है, और हर क्षेत्र में आगे निकला। खास करके अब थोड़ा सा हमको परिपाटी बदल कर राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि देखिए, जो हमारे लिए काम का है हम उसके लिए काम के बने। परंपराओं को छोड़ के जो हमारे हित की बात करेगा हम उसकी बात करें। बिल्कुल सही है। आपसे बात करना पड़ेगा। जी जी जी
ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ। आपसे बात करके ये तो पता चल गया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकता की, शिक्षा की और जागरूकता की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। आपने जो कीमती समय हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।